Hello everyone, welcome to our Wonderway, your voyage to Maritime Mastery. तो हम लोग इस चैनल के तहत इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे थे एंड नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. हमने ओपन सिस्टम एनालिसिस तक कंप्लीट कर लिया था विच वाज अवर यूनिट 3. ठीक है, इस यूनिट के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट 3 की डीपीपी मिल जाएगी. यू विल गेट द डीपीपी फॉर यूनिट 3. ठीक है, तो दिस चैप्टर विच वी गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, आई नो कि कॉलेज में जब ये चैप्टर चालू होता है या जब ये चैप्टर हो रहा होता है, then there are many people who are quite what you can say scared of it, or like they don't want to touch this unit because they feel like using steam tables and using all those things is quite troublesome. But टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. ठीक है, मैं हूँ आपके साथ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट आई गारंटी के आपको एटलीस्ट स्टीम टेबल और न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो आ जाएगा. स्टीम टेबल यूज करना आएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आएगा. लेकिन वट एवर आई एम टीचिंग ओवर हियर, प्लीज कीप ऑन राइटिंग इन योर नोटबुक्स और आप कंटिन्यूसली नोट्स भी बनाते रहें. ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है प्योर सब्सटेंस, तो ये प्योर सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि यह सब्सटेंस दैट इज फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी जो केमिस्ट्री है, इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट, सेम है. जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए वाटर. अब वाटर देखिए, वाटर क्या होता है हमारे पास? वाटर इज नथिंग बट H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. क्या ये चेंज होगा थ्रू आउट? विल दिस चेंज? द आंसर इज नो. जब तक वाटर अपने लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, या वाटर अपने सॉलिड स्टेट में भी है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड की बात करें. वाटर हमारा लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है विच इज आइस, और गैस में भी हो सकता है विच इज वेपर. बट मैं वाटर की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने लिक्विड स्टेट लिखा. तो अगर वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है तो वहां पे उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो चेंज नहीं होने वाले. वो मॉलिक्यूल का केमिकल कॉम्पोजिशन जो रहेगा ना, ये क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा. तो इन्हीं सारे सब्सटेंसेस को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. जैसे कि नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. मतलब कि ये चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, नाइट्रोजन की जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं होने वाले, वो सेम ही रहेंगे थ्रू आउट. ऐसे ही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. तो CO2 भी हमारा कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा. वहीं पे एयर, अच्छा ये एंड होगा, एयर एंड मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर. तो एयर एंड मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर भी हमारा एक तरीके का प्योर सब्सटेंस ही है. क्यों? क्योंकि एयर में तो बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका भी कॉम्पोजिशन फिक्स होता है. 72% या 73% नाइट्रोजन, बाकी ऑक्सीजन, अदर गैसेस, ये सारा. ठीक है, तो आई होप सो आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया कि भाई बहुत सिंपल टर्म्स में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भाई डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट. तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल से डेफिनेशन चाहिए कि भाई इट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, अभी देखो सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स, ये क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे. ठीक है ना, इसको हम लोग आगे देखेंगे. मगर आप ये समझ जाओ कि एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे वेपर फेस
और लिक्विड फेज किसी भी एक प्योर सब्सटेंस का सेम होता है, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम वाटर का देखें तो ये 2.06 मेगा पास्कल पे, और T is equals to 373.95 डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.003106 पे आता है। मतलब अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट पानी का जानना है तो 2.06 मेगा पास्कल पे, या T is equal to 373.95 सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस, या स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी। इन तीन वैल्यू के थ्रू, इन तीन पीवीटीज के थ्रू आपको क्रिटिकल पॉइंट पानी का पता चल जाएगा। डेफिनेशन बहुत सिंपल, इट इज अ पॉइंट एट विच सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स आर आइडेंटिकल। इसके बारे में हम देखेंगे भाई सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि भाई वेपर और लिक्विड स्टेट पानी का एक पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है, आइडेंटिकल होता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सब्लिमेशन, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। एक कर्व हम पढ़ते हैं इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक कर्व पढ़ते हैं, इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कर्व भी बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट कर्व। इस कर्व में देखिए यहां से लेके यहां तक एक प्रोसेस हो रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक दो प्रोसेस हो रहा है, और यहां से लेके यहां तक थर्ड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ना, ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां पे जो हमारा सब्सटेंस है, यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस होगा ना वो अवेलेबल होगा तीनों स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस होगा ना, इट विल बी अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि ये सॉलिड में भी प्रेजेंट होगा, लिक्विड में भी प्रेजेंट होगा, और गैस फेज में भी प्रेजेंट होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। यहां से आप देखो ये हमारा सॉलिड फेज होता है, ये हमारा लिक्विड फेज होता है, ये हमारा वेपर फेज होता है। तो वेपर फेज से लिक्विड फेज, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा जी, इवेपोरेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन, है ना। यहाँ पे फिर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड फेज से वेपर फेज सब्लिमेशन, ठीक है, उधर पे डीसब्लिमेशन। वैसे हमारे पास सॉलिडिफिकेशन, डीसॉलिडिफिकेशन, ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन और डीसॉलिडिफिकेशन। तो मतलब ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस हमें बता रही है कि भाई प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। और प्रोसेसेस हो रहे हैं तो तीन फेजेस है हमारे पास, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, वेपर फेज। मगर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है देखो तीनों फेज के बीच में लाई कर रहा है, ये सॉलिड फेज, ये लिक्विड फेज, ये वेपर फेज, एंड क्रिटिकल पॉइंट देखो तीनों के बीच में लाई कर रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे प्योर सब्सटेंस तीनों फेजेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सब्लिमेशन, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। तो आई होप सो आपको ये ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गया। 2 मार्क का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्टेट द फेज रूल फॉर प्योर सब्सटेंस। अब गिब्स फेज रूल करके एक रूल होता है हमारे पास, इसका यूज हम कहीं नहीं करते, ठीक है, मगर ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए मैं सोचा आई शुड डिस्कस इट विद यू ऑल। तो इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास, ये मैंने बता रखा है, इंडिपेंडेंट ऑन मास, and extensive is dependent on mass. So the number of intensive properties required to fix equilibrium state of a pure substance. मतलब प्योर सब्सटेंस को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए, वो हमें बताता है गिब्स फेज रूल। ये होता है हमारे पास गिब्स फेज रूल। यहाँ पे P होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस, कि भाई कितने फेजेस हैं, सिंगल फेज है, डबल फेज है, ट्रिपल फेज है। F होता है यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, प्रॉपर वे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। C हमारे पास जो होता है इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, C जो हमारे पास होता है दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि भाई व्हाट इज गिब्स फेज रूल, ठीक है।
और इसको हम लोग एक और चीज ले सकते हैं कि भाई सी जो है हमारा कांस्टेंट भी ले सकते हैं, या तो फिर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट भी ले सकते हैं। कुछ बुक्स में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी दिया है, सो वी कैन टेक इट एज दैट वे आल्सो, कंपोनेंट्स। एंड 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल बेसिकली क्या होता है इन शॉर्ट कि भाई हमें कितने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए किसी भी प्योर सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए। इसका इक्वेशन हो गया P plus F is equals to C plus 2, where P is your number of phases, C is degree of freedom, F is degree of freedom, and C is the number of components or a constant, whereas 2 is a numerical value that does not change. चलिए अब देखते हैं हम लोग डिफाइन व्हाट इज सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ओके, यहाँ पे देखिए सेंसिबल हीट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ नोटेबल हीट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेबल हीट given to a substance so as to make its temperature rise or heat removed from a substance to make its temperature fall is called sensible heat। कहने का मतलब ये है कि यार ये एक तरीके का नोटेबल हीट है, मतलब कि ये हीट किसी भी सब्सटेंस को देने की वजह से ना मैं उस सब्सटेंस में चेंज नोटिस कर सकता हूँ, सबसे पहली बात। ठीक है, अब जब भी मैंने ये हीट किसी सब्सटेंस को दिया तो उसका टेम्परेचर राइज होगा और वो टेम्परेचर राइज भी मैं देख सकता हूँ। वहीं पे इस नोटेबल हीट को अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस से निकाल लिया तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल मतलब क्या कि भाई हम सेंस कर सकते हैं, वी कैन सेंस इट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वी कैन सेंस इट। ठीक है, इस हीट को जो है वो हम सेंस कर सकते हैं कि भाई सेंसिबल हीट क्या होता है। ओके, वहीं पे इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब ये हो गया कि भाई इट इज डिफाइंड एज द अननोटिस्ड हीट, दैट वाज अ नोटेबल हीट एंड दिस इज अ unnoticed heat given to a substance so as to change the phase of it। मतलब कि लेटेंट हीट से, ठीक है, लेटेंट हीट से आप फेज चेंज कर सकते हो। फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो आप फेज चेंज जरूर कर सकते हो, मगर क्या ये हीट आप नोट कर पाओगे। मतलब कि जैसे कि सेंसिबल हीट जब मैंने किसी सब्सटेंस को दिया ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ा और मैंने देखा, मैंने नोट किया कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, मगर इफ आई एम गिविंग हीट टू अ सब्सटेंस विच इज ओनली चेंजिंग इट्स फेज, तो क्या क्या वहां पे मेरे को कुछ नोटेबल चीज दिखी? नहीं, आई एम जस्ट सीइंग अ फेज चेंज। तो इसीलिए वो हीट जो कि सिर्फ फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। वही वो हीट जो कि एक नोटेबल चेंज लाती है या टेम्परेचर राइज करती है किसी भी सब्सटेंस का या टेम्परेचर डिक्रीज करती है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक आता है हमारे पास एक और एक 2 मार्क का क्वेश्चन, दिस इज अ 2 मार्कर व्हिच इज वंडर वॉल्स इक्वेशन। सो दिस इज द वंडर वॉल्स इक्वेशन व्हिच इज p plus a upon small v square into small v minus b is equals to RT। यहाँ पे P is pressure, ठीक है, small v is specific volume, R is gas constant, T is temperature and A and B are constants। ठीक है, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। ये चीज को हम बिल्कुल यूज नहीं करते हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, जो हमें बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ठीक है, सो वी वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल इनटू दिस, वरना इसके लिए एक अलग सी क्लास लग जाएगी। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो वंडर वॉल इक्वेशन हमारा गिब्स फेज रूल की तरह ही होता है, जिसको हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने में यूज करते हैं और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। और हमसे जो पूछा जाता है वो सिर्फ इसकी इक्वेशन पूछी जाती है व्हिच इज p plus a by v square into v minus b is equal to RT, और आप क्या क्या है वो आप लिख दो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ PV एंड TS कर्व्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू प्योर सब्सटेंस। तो अभी तक हमने समझा कि हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस
के साथ साथ हमने देखा कि भाई गिब्स फेज रूल क्या होता है और वान डेर वाल्स इक्वेशंस क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो अब उन सारी चीजों को यूज करके हम लोग पीवी और टीएस कर्व का एनालिसिस करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट उसको देखने से पहले हम एक केस अज्यूम करेंगे, ठीक है। वो केस हमारा क्या होगा, कंसिडर अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ठीक है। एंड assume fluid to be compressible, मतलब कि हमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस चाहिए और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो फ्लूइड होगा ना वो कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग केस 1, ठीक है। यहां पे मैंने एक ले लिया पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ये हो गया मेरा सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगा पिस्टन, ये डल गया जी मेरा पिस्टन, ठीक है, ओके। और यहां पे अंदर मैं मान लूंगा मेरे पास है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, एक फ्लूइड, ओके। अब यहां पे मैंने कोई हीट ऐड नहीं किया, Q एडेड इज 0, कोई हीट ऐड नहीं किया। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका टेम्परेचर कुछ 22 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। तो ये केस 1 को हम लोग बोलते हैं कि ये है सबकूल्ड स्टेट। क्या है ये, सबकूल्ड स्टेट, मतलब कि देयर इज नो चांस ऑफ फेज कन्वर्जन, there is no chance of phase conversion from this state। यानी अगर मेरा गिवन फ्लूइड सबकूल्ड स्टेट में है ना तो वो कभी भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो उसी स्टेट में रह जाएगा। ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है भाई, there is no chance of phase conversion from this state। ये हो जाएगा हमारा सबकूल्ड स्टेट, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको केस 2, अब देखो केस 2 में क्या होगा, वही बीकर ले लेते हैं हम लोग, बीकर सॉरी लग बीकर रहा है ना इसीलिए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक सिलेंडर and I am putting here a piston, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया, ओके। तो अब यहां पे क्या है, अगेन वाटर इज प्रेजेंट, यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर या फ्लूइड हमने यहाँ पे माना हुआ तो फ्लूइड ले लेते हैं। अब देखो इधर यहां पे मैंने हीट सोर्स दिया, मैंने इस सिलेंडर को क्या किया, हीट किया, यानी मैंने Q यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे Q ऐड किया तो इसका प्रेशर मैं मान के चलता हूँ 180 ME है, मगर टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब ये होता है सैचुरेटेड रीजन। क्या होता है, सैचुरेटेड रीजन, मतलब कि इफ वी सप्लाई more amount of heat
then phase change would definitely occur। मतलब कि सैचुरेटेड रीजन में अगर हमने ये जैसे ये सैचुरेटेड रीजन में इसका प्रेशर कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, अब टेम्परेचर 100 डिग्रीज पहुंच गया है, मतलब अगर मैंने हीट सप्लाई करके इसका टेम्परेचर 101 भी कर दिया तो मेरे यहाँ जो फ्लूइड होगा ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये वो पॉइंट पे है ना जहां पे अगर उससे मैंने थोड़ा ज्यादा सप्लाई दे दिया ना हीट का तो सीधा सीधा फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड रीजन। अब हम देखते हैं यहाँ पे केस 3। केस 3 में अगेन वही सिलेंडर एंड पिस्टन। दिस इज माय सिलेंडर एंड दिस इज माय पिस्टन। Okay, and this is the compressible fluid। अच्छा, यहां पे भी मैंने अब हीट सोर्स तो दे रखा है, Q मैंने दे रखा है और मैंने इतना दिया है कि भाई प्रेशर इज 180 m बट टेम्परेचर नाउ इज 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा हमारा सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेज। मतलब कि इस स्टेज में क्या होगा ना, देयर विल बी ओनली वेपर्स प्रेजेंट, there will be only vapors present, no water या fluid droplets। मतलब कि ये प्योर वेपर फेज है। क्या है ये? प्योर वेपर फेज। कि इस स्टेज में हमारे पास सिर्फ वेपर्स प्रेजेंट होंगे और कोई वाटर या फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 100 से ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पे सेकेंड स्टेज में हम सैचुरेटेड रीजन अगर लिख रहे हैं ना, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। बेसिकली इस पे है ना एक हमें मिक्सचर स्टेट मिलेगा, एक हमें मिक्सचर स्टेट मिलेगा और वो मिक्सचर स्टेट में हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड रहेगा एंड ऊपर में ऐसे वेपर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? वेपर्स। ठीक है, देन फेज चेंज वुड डेफिनेटली अकर एंड वी गेट अ मिक्सचर स्टेट। क्या मिलेगा हमें? मिक्सचर स्टेट। तो मतलब मैंने दो केसेस को एक में ही आपको दिखा दिया कि भाई इसमें एक था कि जब हम लोग थोड़ा सा भी ज्यादा हीट दे देंगे तो फेज चेंज हो जाएगा, और उसी में मैंने आपको ऐसे डिवाइड करके भी दिखा दिया कि भाई जब वो फेज चेंज होगा ना तो वो मिक्सचर स्टेट में होगा, मतलब फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा और वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उससे और ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे सीधे सीधे ये फ्लूइड ना होके सिर्फ वेपर रहेगा। ठीक है, सिर्फ वेपर फेज रहेगा। क्लियर? तो ये जो केस 2 है ना, इसको आप लोग डिवाइड कर लो। केस 2 को आप डिवाइड कर लो इनटू 2 एंड 3। सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि भाई इफ यू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज फॉर 2 एंड दिस पार्ट ओनली इज फॉर 3, और इसको आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं? केस नंबर 4। ओके, तो अब इन्हीं 4 केसेस का यूज करके मैं यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है,
तो देखते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं टीएस डायग्राम। तो देखिए ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा T। अब यहां पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा वेपर कर्व। व्हाट आई मेक इज अ वेपर कर्व। ये हमारा कुछ वेपर कर्व होता है इस तरीके से। यहां पे एक हमारे पास आता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहां पे हमारे पास आता है क्रिटिकल पॉइंट। और अब मैं यहां पे बनाऊंगा, अगर टीएस कर्व है तो देयर विल बी अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। प्रेशर लाइन ऑन वेपर कर्व। मतलब कि यहां से एक हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जाएगी, क्लियर। और यहां से हमें 3 फेजेस दिख रहे होंगे आपको। 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 जो है 1 पार्ट यानी कितना, मैं आपको दिखा दूं। 1 पार्ट इज ऑल दिस, यानी जो वेपर कर्व का ये वाले पार्ट के लेफ्ट में है, ठीक है। यानी कि 1 रीजन लेफ्ट ऑफ 2 के लेफ्ट में जो रीजन है हमारा बियॉन्ड किसके, ये लाइन के बियॉन्ड, ठीक है। वेपर कर्व लाइन के बियॉन्ड, बियॉन्ड वेपर कर्व लाइन ठीक है, इज सबकूल्ड स्टेट। सबकूल्ड स्टेट मतलब यहां पे मेरा कौन सा केस लागू होगा, केस नंबर 1। यहां पे मेरा आ जाएगा केस 1। केस 1 था मेरा यही सबकूल्ड स्टेट, कि भाई अगर मेरा जो स्टेट है वो यहां प्रेजेंट है ना, तो कोई भी चांस नहीं होगा कि उसका फेज चेंज होगा, ठीक है ना, वो लिक्विड फेज में ही रहेगा। सो दिस रीजन होल अलोन इज सबकूल्ड रीजन। क्या बोलेंगे इसको, सबकूल्ड रीजन। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में ये है रीजन इन कर्व, मतलब कर्व के अंदर का जो रीजन है इज सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन यानी कि ये जो पूरा रीजन है, दिस फुल, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रीजन जो आप देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड रीजन। क्या हो जाएगा ये, सैचुरेटेड रीजन। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर मैं मान लेता हूं 2, सो दिस इज 2 डैश। अच्छा यहां पे हमारा कौन सा केस लगेगा, यहां पे हमारा केस लग जाएगा 2 एंड 3। ये केस नंबर 2 एंड 3। If we supply more amount of heat, then phase change would definitely occur. And we get a mixture state out of it. ठीक है, and now we get a mixture state out of it. ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। And we get a mixture state. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि 2 स्टेट जो है ये वाला सेकेंड, ये वो स्टेट है ना जहां पे ये सबकूल्ड रीजन
और मिक्सचर रीजन। सैचुरेटेड रीजन का दूसरा नाम भी होता है मिक्सचर रीजन। क्या होता है? मिक्सचर रीजन। क्यों? क्योंकि यहां पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों प्रेजेंट होता है। कौन कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पे? लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों। ठीक है, चलिए। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इफ वी सप्लाई मोर हीट, इफ वी सप्लाई मोर हीट, वी एंटर इनटू मिक्सचर स्टेट। मतलब कि अगर मैंने यहां पे थोड़ी सी भी ज्यादा हीट सप्लाई की, थोड़ी सी भी ज्यादा हीट सप्लाई की सबकूल्ड को, तो वो यहां से सीधा इसके अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब कि उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ वेपर्स भी डेवलप होने लगेंगे। क्या ये वही पॉइंट है कि if we supply more amount of heat then phase change would definitely occur, और हमें ये मिक्सचर स्टेट मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये केसेस को ही हम वहां प्लॉट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए ये 2 ये 2 पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्या है पॉइंट 2 की? इफ वी सप्लाई मोर हीट फ्रॉम हियर, वी एंटर into superheated stage। मतलब कि अगर मैंने यहां पे इस पॉइंट पे और हीट दी तो मैं सीधा इस स्टेज में आ जाऊंगा। ये है मेरा स्टेज नंबर 3 विच इज सुपर हीटेड। सुपर हीटेड यानी प्योर वेपर स्टेज, प्योर वेपर। ठीक है, सुपर हीटेड या तो फिर प्योर वेपर स्टेज। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वेपर प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 पे अगर मैंने और ज्यादा हीट दी तो मुझे क्या मिल जाएगा? सुपर हीटेड स्टेट। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर है, यहाँ पे ओनली लिक्विड। यानी ये हो जाएगा मेरा कौन सा केस? दिस विल बी माय 4th केस। ठीक है, ये केस। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोसेस कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, जब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे तो मैं इतना डिटेल में ये सब चीजें नहीं लिखूंगा, बिकॉज प्रोसेस एंड रीजन्स रिमेन्स द सेम। सिर्फ ये जो कांस्टेंट वाली लाइन है ना, ये प्रेशर की, ये वाली, ये चेंज हो जाएगी खाली। दिस लाइन चेंजेस, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, ओके। तो ये हमारे तीनों स्टेट्स का लोकेशन हो गया। पहले स्टेज में आएगा सबकूल, सेकेंड में रहेगा मिक्सचर स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट। वहां पे हमने देखा कि 2 पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर मैंने हीट दी तो सबकूल सैचुरेटेड में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने हीट दी तो सब सैचुरेटेड मेरा सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और वही यहाँ पे थर्ड पार्ट फिर कौन सा हो जाएगा? सुपर हीटेड स्टेज, सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, सुपर हीटेड रीजन, ओनली वेपर्स आर प्रेजेंट, ओनली वेपर्स आर प्रेजेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कि मैंने कुछ तो यूज करके स्टेट पता लगा लिया। ठीक है, स्टेट पता लगा लिया कि भाई मेरी लिक्विड की कौन सी स्टेट है, वो सबकूल में प्रेजेंट है, मिक्सचर स्टेट में प्रेजेंट है, या सुपर हीटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ये मैंने पता कर लिया कैसे भी, या मेरे को गिवन था। मगर उस स्टेट में उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, हियर वी कैलकुलेट प्रॉपर्टीज
here we calculate properties of pure substance, like pressure, volume, temperature, enthalpy, entropy एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। इतनी प्रॉपर्टीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि देयर आर 3 states for enthalpy, entropy और specific volume। क्लियर? अब देखिए 3 स्टेट है हमारे पास एंथैल्पी, एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। कौन कौन से हैं? तो HF, HG, HFG। ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी, इन फ्लूइड स्टेट, एंथैल्पी इन फ्लूइड स्टेट। मतलब कि ये देखो HC, HFC पता चल रहा है, FC पता चल रहा है कि ये F क्या है? फ्लूइड। तो ये एंथैल्पी इन फ्लूइड स्टेट हो गया। वही ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी इन गैसियस स्टेट, या वेपर स्टेट। वही HFG क्या हो जाएगा? एंथैल्पी इन बोथ स्टेट। मतलब कि लिक्विड प्लस वेपर, कि भाई लिक्विड और वेपर का मिला के जो एक एवरेज स्टेट आ रहा है ना, वो हो जाएगा HFG, यानी एंथैल्पी उसका हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव VF, VFG and VG, SF, SFG, SG. Meaning remains the same, SG. These 3 values are for entropy and ये किसके लिए है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इन फ्लूइड स्टेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम इन मिक्सचर स्टेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम इन गैसियस स्टेट। एंट्रोपी इन फ्लूइड स्टेट, एंट्रोपी इन मिक्सचर स्टेट, एंट्रोपी इन गैसियस स्टेट। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आई विल रेज दिस अप एंड अब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे कि अब हमें स्टेट पता चली, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तो हम देखो निकालते नहीं, बट वॉल्यूम हमारे फर्स्ट लॉ के इक्वेशन से निकल जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐसे होता है, जो चेंज होते हैं वो यही 3 होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे सबसे पहले केस 1 फॉर सबकूल्ड, स्टेट। देखो सबकूल्ड स्टेट के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ्स। ठीक है, TH डायग्राम। अच्छा मैंने आपको PV डायग्राम अभी नहीं बताया ना, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू PV डायग्राम आफ्टर दिस। जब हमारे तीनों स्टेट के न्यूमेरिकल एनालिसिस हो जाएंगे देन आई कैन टेल यू अबाउट द PV डायग्राम। ठीक है, तो TH डायग्राम देखते हैं हम लोग इसका। ये हो जाएगा मेरे पास वेपर कर्व। ठीक है,
वेपर कर्व बनाते समय ये चीज ज्वाइन होगी, ये चीज विल नेवर मीट, विल नेवर मीट, ये पॉइंट्स कभी मीट नहीं करेंगे, वो मीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रिसाइज बनाने का ट्राई किया है, बिकॉज बहुत सारे बुक्स में ये प्रिसाइज नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई हैव ट्राइड टू मेक इट प्रिसाइज। ओके, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, पीवी डायग्राम में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगी। ओके, चलो, तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि भाई ये जो स्टेट है हमारा, दिस फुल रीजन, दिस इज माय रीजन 1 विच इज सबकूल स्टेट। सबकूल स्टेट में एंथैल्पी होगी HF के बराबर, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा VF के बराबर, एंट्रोपी होगी SF के बराबर, एंड हियर वी अप्लाई फर्स्ट लॉ इक्वेशंस टू फाइंड हीट और वर्क। ठीक है, ये तो देखो तीनों जगह सेम ही रहेगा, जब हम तीनों स्टेट को देखेंगे ना तब वहां पे ये सेम ही रहने वाला है, कुछ इतना फर्क रहने वाला नहीं है। टू फाइंड Q एंड W, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि H जो होगा वो मेरा HF के बराबर होगा, V मेरा VF के बराबर होगा और एंट्रोपी मेरा SF के बराबर होगा। ये क्या होगा? स्टेट्स इन फ्लूइड, स्टेट्स इन फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड स्टेट में इनकी ये वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। आ जाइए अब केस नंबर 2 की तरफ। अब केस 2 में क्या करना है? सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेटेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वी विल टेक दिस TS डायग्राम। ठीक है, इस TS डायग्राम पे मैं क्या बनाऊंगा? वेपर कर्व। ये थोड़ा सा अजीब बन गया। दिस इज हाउ आई विल मेक अ वेपर कर्व। ठीक है, अच्छा, इस वेपर कर्व पे अब हम क्या करेंगे? वी विल टेक द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये मेरा सैचुरेटेड रीजन हो जाएगा, रीजन फ्रॉम 2 to 2', यहां तक मेरा सैचुरेटेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे अगर मुझे H निकालना है वो हो जाएगा मेरा HF प्लस XHFG, S मेरा हो जाएगा सेम SF प्लस XSFG, एंड V हो जाएगा मेरा VF प्लस XVFG। X यहां पे होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एज mg अपॉन में mf प्लस mg। mg जो होता है ये होता है मास ऑफ वेपर, mf जो होता है ये होता है मास ऑफ फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड। ओके, x जो है ये हमेशा 1 से कम रहेगा या बराबर, मतलब कि ये स्टेट पे, ये स्टेट से पहले यहां पे मेरी x की वैल्यू रहेगी 0,
ये स्टेट पे आने के बाद मेरी x की वैल्यू कुछ तो रहेगी ग्रेटर देन 0, एंड ये स्टेट पे मेरी x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा लेस देन 1, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो सैचुरेटेड रीजन है ये वाला, इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत ज्यादा गवर्न करता है, और हमें हमारी एंथैल्पी की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी, HF प्लस XHFG, SF प्लस XSFG, VF प्लस XVFG, और बाकी सेम फर्स्ट लॉ के इक्वेशंस लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड केस, विच इज सुपर हीटेड रीजन। ओके, अब सुपर हीटेड रीजन में क्या करना है, ये हो जाएगा मेरा TS डायग्राम, यहां पे हो जाएगा मेरा वेपर कर्व, दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बना रहा हूं, और ये जो मेरा रीजन होगा ना, ये दिस इज माय सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, यानी इस रीजन में मेरा T सैचुरेटेड इज लेस देन T सुपर हीटेड, मतलब मेरा सैचुरेटेड टेम्परेचर सुपर हीटेड टेम्परेचर से कम रहेगा, है ना। एंड सेम गोस फॉर प्रेशर, भाई मेरा P सैचुरेटेड प्रेशर जो होगा वो सुपर हीटेड प्रेशर से कम रहेगा, क्योंकि देखो रीजन ही यही पे है ना, सैचुरेटेड प्रेशर्स तो यहाँ पर तक है, यहाँ पे हमारा P सैचुरेटेड जो होगा वो P सुपर हीटेड प्रेशर से कम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड रीजन में मैंने बताया नहीं, लेकिन T सैचुरेटेड ही रहेगा, T सैचुरेटेड विल बी देयर, सेम नहीं विल बी देयर, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। भाई सैचुरेटेड टेम्परेचर ही रहेगा या प्रेशर, ठीक है ना, सैचुरेटेड टेम्परेचर या प्रेशर विल बी देयर, और यहां पे क्या होगा, यहां पे सैचुरेटेड टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन सबकूल टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर जो होगा वो हमारा सबकूल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तभी तो हमारी लाइन यही कहीं पे पॉइंट पे आ जाएगी ना, ये पॉइंट आ गया, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट वाला। और प्रेशर में भी सेम, P सबकूल्ड कि भाई मेरा जो प्रेशर है वो भी टेम्परेचर के जैसा ही रहेगा। तो दीज आर द केसेस फॉर ऑल थ्री। अब यहां पे क्या करेंगे ना, फॉर H स्मॉल v एंड S we refer to steam tables. What we refer to steam tables, specifically superheated region, ठीक है कि भाई केस 3 को अगर जस्टिफाई हमें करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टीम टेबल का, कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास एंथैल्पी, एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हमें निकालना होगा ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टीम टेबल्स का, ठीक है ना। तो यहां से हमको पता चल गया कि हमें जो भी टेम्परेचर्स, प्रेशर्स और ये सब की वैल्यूज निकालनी होगी ना, हम उन सब के लिए इस स्टीम टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए फिर स्टीम टेबल देखते हैं। अब हाउ टू यूज अ स्टीम टेबल, ठीक है।
अब इस स्टीम टेबल को कैसे यूज करें? अभी तक हमने क्या देखा, तीनों प्रोसेसेस देखे और उनका मैथमेटिकल इक्वेशन देखा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में उससे ज्यादा मैथमेटिक्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम क्या है ना, स्टीम टेबल या प्योर सब्सटेंसेस के क्वेश्चन में भी मेजॉरिटी फर्स्ट लॉ से ही सॉल्व करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। हाँ, जब उनमें जो ये एंथैल्पी और ये हीट और ये सब की वैल्यूज जब हमको डालनी होती है ना, एंट्रोपी की या स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वहां पे हम लोग स्टीम टेबल का यूज करते हैं। सो वी यूज स्टीम टेबल। मैं आपको सीधा इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि हमको उसका ही काम है। वी यूज स्टीम टेबल so as to find the state of pure substance, the state of pure substance based on initial conditions। ठीक है, इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस का स्टेट फाइंड करते हैं। क्लियर? अब इसी के साथ अगर मैं आपसे दूसरा पॉइंट डिस्कस करूं, सो दैट इज कि वी फाइंड प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंट्रोपी और एंथैल्पी यूजिंग स्टीम टेबल, steam table for all three cases as discussed। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट ही स्टीम टेबल के मेन एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कि भाई पहला तो हम लोग इससे प्योर सब्सटेंस का स्टेट निकालते हैं कि भाई उसका स्टेट क्या है, सबकूल्ड रीजन में है कि सैचुरेटेड रीजन में है कि सुपर हीटेड रीजन में है। और सेकंड, इनिशियल कंडीशंस बिल्कुल चाहिए होंगी हमको। और सेकंड हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जब आप अपना स्टीम टेबल खोलेंगे, आपको स्टीम टेबल कॉलेज से इशू हुआ होगा, तो जब आप उसको खोलेंगे तो सबसे पहला जो पेज नंबर 1 में टेबल 1 है, दैट इज सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल। स्टीम टेबल जो होगा ना, इसका जो वर्किंग फ्लूइड होगा, वर्किंग फ्लूइड वो वाटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा वर्किंग फ्लूइड कुछ और हो गया तो उसकी टेम्परेचर, प्रेशर और सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, है ना। तो वर्किंग फ्लूइड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वाटर। अगर वाटर के बदले कोई और सब्सटेंस आप ले लो तो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है, कोई और सब्सटेंस शायद 100 डिग्री पे उसी स्टेट में रहे, सबकूल्ड में ही रहे, 130 पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो, सैचुरेटेड में है ना। तो ये डिपेंड करता है, बट हमारे सारे क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वर्किंग फ्लूइड हमारा वाटर ही रहेगा, इसीलिए आपको स्टीम टेबल प्रोवाइड की गई है। ओके, अब देखिए ये जो पहला टेबल है ना, यहां पे वी टेक वैल्यूज ऑफ सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर। हम यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर की वैल्यूज लेते हैं जो कि डिग्री सेल्सियस में होती है, दिस टी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 पूरी। और यहाँ पे हमको कोरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है। ठीक है, वी टेक वैल्यूज ऑफ सैचुरेटेड टेम्परेचर टू फाइंड स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर आपको यहां से मिल जाएगा, मतलब कि सैचुरेटेड टेम्परेचर पे हमारा प्रेशर कितना है, उस प्रेशर को जब हम लोग टीएस डायग्राम पे बनाएंगे तो हमको वहां से स्टेट मालूम पड़ जाएगा।
और फिर हमें पता चल जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि वाटर की इतनी है, स्टीम की इतनी है, मैंने पहले ही बताया आपको। स्पेसिफिक वॉल्यूम VF मतलब फ्लूइड का, VG मतलब गैस का, ठीक है। और यहां से हमें VFG अगर निकालना होगा तो दिस विल बी VG माइनस VF, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बाकी सबकी SFG दे रखा है, लेकिन इसका नहीं देते स्टीम टेबल में, तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। किस स्टेट के लिए? सैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड के लिए। एंड देन फॉर हियर वी हैव स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्लियर? चलिए अब टेबल 2 देखिए। टेबल 2 किसके लिए है? इट इज फॉर सैचुरेटेड प्रेशर वैल्यूज, प्रेशर वैल्यूज। यहां पे प्रेशर जो है हमारे बार में है, ठीक है ना, और टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग हमको दे रखा है। तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट टेम्परेचर से पता चल जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर के ऊपर केजी में है, वाटर का VF, स्टीम का VG, VG माइनस VF करके हमको VFG मिल जाएगा। स्पेसिफिक एंथैल्पी हमें तीनों की दे रखी है, वाटर, इवेपोरेशन यानी वही मिक्सचर स्टेट का, और स्टीम का। सेम गोज फॉर एंट्रोपी, वाटर, इवेपोरेशन एंड स्टीम। सो ये आपके पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि पेज नंबर 1 to 6, 1 से लेके 6 तक आपके पास ये टेबल 1 की वैल्यूज रहती हैं। 7 से लेके आगे तक जो हम देखते हैं अगला 15, तो या 7 से लेके 14 तक यू विल बी हैविंग वैल्यूज फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर वैल्यूज। अब हम जब आएंगे पेज नंबर 15 पे स्टीम टेबल के, तो यहां पे हमारा सुपर हीटेड टेबल चालू हो जाता है। सुपर हीटेड टेबल्स, सुपर हीटेड टेबल, टेबल्स फॉर फाइंडिंग okay, so this is for specific volume, my bad, for finding specific volume, for finding specific volume। तो पेज नंबर 15 पे आपका जो स्टीम टेबल है, ये देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अगर मेरा स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो कि मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर और टेम्परेचर से पता चल जाएगा, वो अगर सुपर हीटेड हुआ ना, वहां पे अगर मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम उस स्टेट पे निकालनी है सुपर हीटेड रीजन में, तब मैं इस टेबल का यूज करूंगा। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर है बार में, सैचुरेटेड टेम्परेचर है उसका करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यूज हैं? ये टेम्परेचर्स की वैल्यू है, और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें सारी ये एंथैल्पी की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है एट डिफरेंट प्रेशर, ठीक है। सेम 150, 200, 250, 300 ऐसे पूरा टेम्परेचर है अप टू 800 डिग्री सेल्सियस, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये देखिए पेज नंबर 18, ये क्या है? सुपर हीटेड टेबल, सुपर हीटेड टेबल फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक एंथैल्पी, यहां से हमें क्या मिलता है? टेबल 4 से स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अगेन सेम चीज, प्रेशर हमें दे रखा रहेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर उसका करस्पॉन्डिंग। मतलब ये टेबल हमें तभी यूज करना है, यूज दिस व्हेन स्टेट इज सुपर हीटेड, व्हेन स्टेट इज सुपर हीटेड। मैंने वहां पे लिख ही दिया था जब मैंने स्टेट भी आपको समझाया था, when state is superheated। अदरवाइज सैचुरेटेड स्टेट के लिए और सबकूल स्टेट के लिए हम जो हमने पहले टेबल्स देखे वही यूज हम करेंगे। और तो और सुपर हीटेड स्टेट है भी कि नहीं, उसके लिए भी हम पिछले टेबल्स यूज करेंगे। ये सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे।
तो स्पेसिफिक एंथैल्पी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो आई विल बी यूजिंग टेबल नंबर 4 ऑन पेज 18। चलिए, सो दिस इज माय लास्ट टेबल विच इज ऑन पेज नंबर 22। यहाँ पे आपका स्टीम टेबल खत्म हो जाता है एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिक एंट्रोपी। सेम चीज, स्पेसिफिक एंट्रोपी अगर मुझे निकालना है स्टीम टेबल से, सुपर हीटेड स्टीम का, तो मैं सुपर हीटेड स्टीम का अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालना है तो आई विल बी यूजिंग दिस टेबल। अगेन प्रेशर की वैल्यूज, टेम्परेचर सैचुरेटेड, और ये अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यूज हमें दे रखी हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी की वैल्यूज, यहाँ पे एंट्रोपी, ठीक है। ये जो हमारे पास डॉट 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 कर रखे हैं मतलब कि यहाँ पे एंट्रोपी सेम, एंट्रोपी इज सेम। क्लियर? यहां पे भी ये जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, दीज आर दी वैल्यूज फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके ओके ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, मैंने एंथैल्पी लिख दिया है, माय बैड। यहाँ पे आएगा हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है समाप्त। थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आर वंडरवे, योर जर्नी मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग एच एस पिगन। तो यहाँ से अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा दैट विल बी ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वहाँ पे हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे इस टॉपिक के। वहाँ पे जब मैं स्टीम टेबल यूज कर रहा हूँगा आई विल बी टेलिंग यू द पेजेस, तो आप उस पेज पे जाकर उस वैल्यू को ढूंढ सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू यूज दी स्टीम टेबल। बस आपको वो चीजें समझनी जरूरी थी कि कौन से टेबल पे कौन सी वैल्यूज हमें लेनी होती है। कि भाई सबसे पहले आता है स्टीम टेबल में, अगर मेरा प्रेशर सैचुरेटेड है तो उसका एक टेबल आ गया, अगर मेरा टेम्परेचर सैचुरेटेड है तो उसका एक टेबल अलग है, अगर स्टेट मेरा सुपर हीटेड आया तो उस केस में उसका टेबल अलग है ना। तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, प्लीज राइट देम इनटू योर नोट्स, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपको यूनिट 3 का डीपीपी भी दे दूंगा, तो आप उसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बाय।